रिजर्वेशन। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? और क्या ये दोनों टाइप के रिजर्वेशन एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं? तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज जो हम केस करने जा रहे हैं, ये केस पिछले साल दिसंबर में आया था। ये केस है सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस बेंच ने डिसाइड किया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। क्या सच में रिजर्वेशन एंटी मेरिट है या नहीं है? तो अब इस केस के फैक्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 15 और 16 किस तरीके से रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो रिजर्वेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन। चलिए इसको समझते हैं आर्टिकल 15 और 16 के थ्रू। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं किसके लिए? एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या फिर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके साथ साथ आर्टिकल 16 क्लॉज 4 भी यही बोलता है कि प्रोविजन बनाए जा सकते हैं फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। तो ये दोनों जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 हैं, ये दोनों बात करते हैं सोशल रिजर्वेशन की। सोशल रिजर्वेशन एज इन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इस वजह से ये आते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन में। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आएंगे हमारे स्पेशल रिजर्वेशन, जो कि होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, विमेन के लिए। तो ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में। तो हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन बन सकता है विमेन और चिल्ड्रन के लिए। और सिमिलरली अब फिजिकली हैंडीकैप्ड, डिफेंस पर्सनल, इन सब के लिए भी जो रिजर्वेशन हो रहे हैं वो आते हैं स्पेशल रिजर्वेशन में। और इन्हें ही कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो अब मेन जो इशू है वो ये है कि किस तरीके से वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अप्लाई किया जाए। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए कि किसी एग्जाम के लिए 100 सीटों की वैकेंसी निकली थी। तो रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए SC/STs के 22% रिजर्वेशन के हिसाब से 22 सीटें, OBC के 27% के रिजर्वेशन के हिसाब से 27 सीटें, और बाकी जो जनरल की बची वो हो गई 51 सीटें। तो टोटल आपकी थी 100 वैकेंसी, जिसमें से 51, 22 और 27 ये डिमार्केशन हो गया। तो ये अब आपका होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, कि आप वर्टिकली जितना परसेंटेज है वो जो एग्जैक्ट आपकी जो वैकेंसी निकली है उससे डिटरमाइन करते हो। जब आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे आते हो तो मान लीजिए कि अब इसी वैकेंसीज में था कि 10% का कोटा मिलेगा जो कि विमेन कैंडिडेट होंगी उनको। तो अब ये विमेन कैंडिडेटर वाला जो होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अपने हर एक अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई होता है। मतलब कि 10% ऑफ 22% जो थी SC/STs की, उसका 10%, मतलब कि 3 लड़कियां होनी चाहिए SC/STs में। सिमिलरली OBCs में भी 3 लड़कियां होनी चाहिए। और जनरल की 51 सीटों में कम से कम 6 लड़कियां होनी चाहिए। तो ये आपका 10% जो हॉरिजॉन्टल लगा है उस हिसाब से आया है। अगर इसे भी हम हॉरिजॉन्टल की तरह नहीं लगाते और वर्टिकल की तरह लगाते तो 10% ऑफ 100 जो टोटल वैकेंसी थी तो सिर्फ 10 लड़कियों का ही चयन होता, मतलब मिनिमम इतना तो होना ही है। पर जब हमने इसको हॉरिजॉन्टली लगाया है तो आप देख सकते हैं 6+3+3, तो ये टोटल हो जाता है आपका कि 12 सीटों में लड़कियां कम से कम होनी ही चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है ये मिनिमम बताता है, कि मतलब मिनिमम इतनी लड़कियां तो होनी ही चाहिए, 3 लड़कियां आपके 27 में से होनी ही चाहिए। बाकी अगर इससे ज़्यादा भी हो जा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें हटा दोगे। तो ये एक मिनिमम क्वांटिटी बताता है कि इतना आपको चाहिए ही चाहिए है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने केस के फैक्ट्स की तरफ। तो अब इस केस में हुआ ये था कि यूपी में जो पुलिस कांस्टेबल्स होती हैं उनके लिए वैकेंसीज निकली थी। एग्जाम कंडक्ट हुआ और एग्जाम के बाद कट ऑफ आई। तो अब कट ऑफ अलग अलग होगी, ऑफ कोर्स मेल कैंडिडेट्स की और फीमेल कैंडिडेट्स की। तो इस केस में इशू ये हुआ कि जो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ थी, तो जैसे अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें जो कि जनरल कैटेगरी है, तो उसमें कट ऑफ थी 313 नंबर। OBC में थी 307 नंबर, और SC में थी 283 नंबर्स, और ST में थी 247 नंबर। तो अगर हम OBC का एग्जाम्पल लें तो OBC में 307 थी मिनिमम कट ऑफ, और जनरल में थी 313 मिनिमम कट ऑफ। तो अगर कोई जो मेल है कैंडिडेट जिस जो OBC का है, पर उसके ऑलरेडी 313 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उसको जनरल कैटेगरी के थ्रू इन लोगों ने इंडक्ट कर लिया। पर ऐसी सेम चीज़ इन्होंने फीमेल्स के केस में नहीं करी थी। तो फीमेल्स का जो मिनिमम कट ऑफ था वो था 274 नंबर।
तो अब इसके पहले कि इन नंबर्स में आप कंफ्यूज हो जाएं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस केस के फैक्ट समझाती हूँ। तो अब हुआ क्या कि अगर मान लीजिए जैसे हमने पहले बात करी थी कि 100 वैकेंसीज निकली थी। अब उस 100 वैकेंसीज में से 27 जो है वो ओबीसी का सिलेक्शन होना चाहिए। तो अब ओबीसी की कट ऑफ निकली आपकी 55 नंबर। ठीक है, तो ओबीसी के जो 27 बच्चों का सिलेक्शन होना है, उन 27 बच्चों का मिनिमम 55 नंबर आने चाहिए। और उन 27 में से जो 3 लड़कियां होनी है वो भी उसमें हो गई हैं। उसमें ऑलरेडी मान लीजिए 4-5 लड़कियां हो गई हैं और बाकी सारे लड़के हैं, और सबके 55 से ज़्यादा नंबर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी एक लड़की का। ठीक है, कोई भी उस लड़की, उसके नंबर आए थे 50 नंबर और वो ओबीसी की कैंडिडेट थी। तो अब ओबीसी में 55 पे सब कुछ क्लोज हो गया, तो उसको ओबीसी के थ्रू एडमिशन मिल ही नहीं सकता। पर जनरल में जो लड़कियां आ जाती हैं, तो जनरल में लड़कियों का 51 सीट्स पे है, 6 लड़कियां जानी ही जानी है। तो उसमें 6 लड़कियों की जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो कट ऑफ गई 45 नंबर। ठीक है, तो अब लड़की है हमारी ओबीसी की, इसके नंबर आए हैं 50 नंबर। इसका ओबीसी में नहीं सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि ओबीसी का कट ऑफ 55 पे ही रुक गया। पर जनरल की कट ऑफ 45 तक जा रही है। तो क्या अब जो ये लड़की है, ये क्या जनरल के जो सीट्स हैं इसमें अपना जा सकती है या नहीं जा सकती है? या फिर जनरल में से ही उन लोगों को 45 जो जनरल कैटेगरी में जो मिनिमम कट ऑफ की लड़कियां होंगी उनको लेना पड़ेगा? तो यही सेम जो चीज़ थी ये थी हमारे केस में, कि केस में जो मिनिमम कट ऑफ आई थी वो थी 274, जो थी जनरल की कैटेगरी की। और जो यहाँ पर हमारी 21 ओबीसी गर्ल्स थी, ये हमारी पिटिशनर हैं, जो 21 ओबीसी गर्ल्स थी, इन लोगों के 274 से ज़्यादा नंबर आए थे। लेकिन तब भी इनको सेलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि बोला गया कि वहाँ पर तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों को देखा जाएगा और आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो अब यहाँ पे पिटिशनर का ये आर्ग्यूमेंट था कि स्टेट ने जो किया है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए क्यों किया है, मेल्स में तो वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब मेल में देखा गया है कि अगर कोई ओबीसी का जो कैंडिडेट है, अगर उसके 313 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उसको तो आपने जनरल कैटेगरी के थ्रू इंडक्ट कर लिया, तो आप फीमेल्स को क्यों नहीं कर रहे हो? तो अब इस पे जो हमारे रिस्पॉन्डेंट थे, जो स्टेट था, उसने ये बोला कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात है। मेल्स को तो रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, फीमेल्स को मिल रहा है, तो फीमेल्स रिजर्व कैटेगरी में आ जाती हैं। तो इस वजह से इनको सिर्फ उसी कैटेगरी के अंदर ही देखा जाएगा जिस कैटेगरी में इन्होंने अप्लाई किया है। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी उसी, मतलब हम इस तरीके से उसका इंटरलैप करेंगे उसको वर्टिकल रिजर्वेशन के साथ, कि आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उसी कैटेगरी में आपको हॉरिजॉन्टली रिजर्व किया जाएगा। तो अब इस इशू पे डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया था। तो हमारे हाई कोर्ट ऑफ यूपी और हाई कोर्ट ऑफ एमपी, इन दोनों ने डिफरेंट केसेस में यही होल्ड किया कि अगर जो भी आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ले रहे हो, तो आप सिर्फ उसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो जिस कैटेगरी के आप हो, और आप अनरिजर्व्ड सीट्स के अंदर क्वालिफाई नहीं करोगे इवन दो आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हो। जैसा कि इस प्रेजेंट केस में हुआ कि लड़की ने अगर हॉरिजॉन्टली अपना विमेन कोटा लिया है, तो सिर्फ वो ओबीसी भी लगाया है उसके साथ साथ, तो सिर्फ ओबीसी विमेन कोटा में ही कंसिडर की जाएगी, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के विमेन कोटा में कंसिडर नहीं की जाएगी। जबकि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, वहाँ के जो हाई कोर्ट्स थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इंसान जो मेरिटोरियस है, जो मेरिट को क्वालिफाई कर रहा है, फिर चाहे उसने किसी और कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया हो या नहीं लगाया हो, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो मतलब उनके हिसाब से ये था कि अगर कोई भी लड़की या कोई भी लड़का, उसने ओबीसी का लगाया है या नहीं लगाया, कोई भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर उसका जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है उसको वो क्वालिफाई कर ले रहे हैं, तो उनको जनरल कैटेगरी के अंदर मान लिया जाएगा और उनको इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो अब इन्हीं सब फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बेंच बैठी, जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस आर भट्ट और जस्टिस ऋषिकेश रॉय। तो इन्होंने यही जजमेंट दिया कि किस तरीके से हम इंटरसेक्शन लाएं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बीच में। तो कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं उन अवेलेबल सीट से जो कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी खुद में एक ओपन कैटेगरी है। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जो हाई कोर्ट का जो ओपिनियन है, जो यूपी के हाई कोर्ट और एमपी के हाई कोर्ट का ओपिनियन है, वो ओपिनियन ये कहता है कि जो ओबीसी का है वो ओबीसी में ही रहेगा, जो एससी एसटी का है वो एससी एसटी में ही रहेगा,
और जो जनरल के हैं वो जनरल में रहेंगे। अगर हम इस तरीके का डिमार्केशन क्रिएट कर दे रहे हैं तो हम खुद जनरल जो कैटेगरी है उसको खुद में ही एक रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। एंड दैट वाज नेवर द ऑब्जेक्टिव और द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने रिजर्वेशन की बात करी थी तो हमने बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन की बात की थी कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा, और उसके अलावा जो बाकी जो लोग बचे थे उनको हमने ओपन कैटेगरी कहा था। ओपन कैटेगरी एज एन उसमें जो उन बैकवर्ड क्लासेस के भी जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। तो कोर्ट ने बोला कि द सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑल्सो, कि अगर हम विमेन के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो वुमेन ऑफ ऑल द कैटेगरीज आर इंटाइटल्ड, कि हर एक कैटेगरी की विमेन कंसिडर हो सकती है ओपन कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी में, अगर वो मेरिट को पास कर ले रही हैं और उसके ऊपर नंबर ले आ रही हैं। तो कोर्ट ने यही बोला कि ओपन कैटेगरी कोई कोटा नहीं है, वो मेन और विमेन दोनों के लिए इक्वल है। तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात लाके एक डिमार्केशन क्रिएट नहीं कर सकते हो। उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो ओवरलैपिंग के बेसिस पे ही है, तो हमेशा उनके बीच में और वर्टिकल रिजर्वेशन के बीच में एक इंटरलॉकिंग वाली सिचुएशन आएगी, तो हमें उसी तरीके से उनको इंटरप्रेट करना चाहिए और लगाना चाहिए। साथ ही साथ में कोर्ट ने वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए कुछ फीचर्स भी डिमार्केट किए। उन्होंने यही बोला कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो SC STs और OBCs सिर्फ इनके लिए अप्लाई होता है, ओपन कैटेगरी को नहीं फिल कर सकते आप वर्टिकल रिजर्वेशन के थ्रू। मोर ओवर माइग्रेशन अलाउड है फ्रॉम अ रिजर्व्ड कैटेगरी टू एन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। मतलब कि यही अगर कोई लड़की या कोई भी लड़का अगर OBC या SC STs को बिलोंग करता है लेकिन वो अपने मेरिटोरियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे जनरल की जो कट ऑफ है उसमें आ रहा है तो उसका माइग्रेशन अलाउड है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जब भी ऐसा माइग्रेशन होगा तो जो रिजर्व्ड कैटेगरी में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी उसको उसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कैटेगरी से ही फिल किया जाएगा, और अगर शॉर्टफॉल ऑफ कैंडिडेट्स हो रही है तो वो जो वैकेंसी होगी उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पर कोर्ट ने ये डिमार्केशन किया कि जो वर्टिकल रिजर्वेशंस होते हैं उन्हीं में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मतलब कि आप अगले साल जब फिर से वैकेंसीज निकालोगे तो आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे कि पिछले साल की 10 वैकेंसीज बची हुई थी मान लीजिए किसी भी कैटेगरी की, तो अगले साल अगर 27 कैटेगरी मतलब OBC की 27 सीटें निकलनी थी तो उसकी जगह 27 की जगह 37 सीट्स हो जाएंगी। पर कोर्ट ने ये बात ज़रूर बोली कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कोई भी कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम नहीं होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि पिछले साल 10% भरी जानी थी विमेन की सीटें, पर विमेन हमें कम मिली और 6 सीटें बच गई हैं, तो अगले साल आप 10 की जगह 16% कर दोगे या 10 की जगह 16 सीट्स भरोगे, ये नहीं कर सकते हो। तो कोर्ट ने ये कहा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, पर वर्टिकल रिजर्वेशन में कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और MP के हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को गलत माना और कहा कि हम किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को ले सकते हैं ओपन कैटेगरी के थ्रू इफ दैट पर्सन क्वालिफाइज द मेरिट। और इसी प्रिंसिपल को प्रेजेंट केस में अप्लाई करते हुए कोर्ट ने OBC फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने कट ऑफ को क्वालिफाई कर दिया था उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी एज कांस्टेबल इन यूपी पुलिस। इसके साथ ही हमारा ये केस खत्म होता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।